चलो भाई कुछ करते हैं। बताना जरा कल कहाँ पे छोड़ा था। लेक्चर नंबर एन फैक्टर बताया है। ओके क्वेश्चन नहीं कराए तो तुम्हारे बैच में पीछे कैसे हो गया। कल क्या हम लोगों ने बातें आती कर ली हैं क्या। तभी है पीछे हो गया। तभी है यार तुम लोगों ने इधर उधर बहका दिया होगा मुझे। बातों में लगा दिया होगा। हम तो सीधे साधे आदमी। हाँ भाई देखो ये क्या है। ये हो गया है? एक बार मुझे कॉपी दिखाओ। अच्छा एन फैक्टर तक पहुंचा हूं सिर्फ। एन फैक्टर डिफाइन किया है, क्वेश्चन नहीं कराया है। क्वेश्चन अभी कराना है। ठीक है चलो बच्चों तैयार हो जाओ। पढ़ते हैं ठीक है और सिलेक्शन लेते हैं। बाकी सब मिथ्या है कि नहीं। बाकी सारी चीजें तो कभी भी मिल जाएंगे जब चाहोगे तब, मगर सिलेक्शन जब चाहोगे तब नहीं मिलेगा। बात तो सही कह रहे हो। हाँ एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के एन फैक्टर आपको पढ़ाए थे है ना। अब उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यदि कोई डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हो तो कैसे निकालोगे। डिफरेंट टाइप की रिएक्शन फॉर एग्जांपल तो जरा देखो इसी के आगे जोड़ देते हैं। इफ if if more than वन एटम। बोर्ड भी तुम लोगों के साथ रहते रहते बर्बाद हो गया। ऑक्सीडाइज देख रहे हैं उसको। वही कह रहा हूं। देखिए यदि कोई रिएक्शन ऐसी हो है वो रिडॉक्स मतलब है सिंपल ऑक्सीडेशन या सिंपल रिडक्शन, मगर एक एटम का ऑक्सीडेशन एक एटम का रिडक्शन नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन एक से ज्यादा एटम का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन एक से ज्यादा एटम का रिडक्शन हो रहा है। तो यदि कहीं ऐसी सिचुएशन है तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल है ए एक्स बी वाई। अब ए एक्स बी वाई में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पी है और यहां पे आर है। ये इसमें गया ए एक्स वन में, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्यू और बी वाई वन में यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आर। अब जरा सभी बच्चे गौर से ध्यान देंगे, P बड़ा है Q से
R बड़ा है S से, तो इसको क्या कहोगे? दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन है, हाफ रिएक्शन है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। मगर एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा एटम का रिडक्शन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा एटम का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ये रिडक्शन हो गया। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि P लेस देन Q, R लेस देन S, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, सॉरी, एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन, P Q, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो या तो ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है। बच्चों ने कहा नहीं यार सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है ना विजुलाइज करके दो, अल्फाबेटिकल ना दो। तो मैंने कहा चलो पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं। जैसे ये देखो, फेरस ऑक्जिलेट, फेरस ऑक्जिलेट ऐसे ब्रेक हुआ। अब जब डी ब्लॉक का मेटल होता है तो बच्चों को यह टेंशन होती है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको एनायन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे हमें ये नहीं पता है कि ये फेरस है या फेरिक, तो हम क्या करें, ऑक्जिलेट आयन पे फोकस करें। यदि ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा कि नहीं? तो यदि ये -2 है तो ये +2 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है, 0 है कि नहीं? तो इसका मतलब ये Fe2 पॉजिटिव वाला है, क्योंकि बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है ये 2 पॉजिटिव वाला है या 3 पॉजिटिव वाला। तो कोई बात नहीं, आप निगेटिव आयन को ब्रेक करके लिख दो, ऑक्जिलेट आयन -2 है तो ये +2 होगा ही होगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो दिया ही नहीं है इसके ऊपर, 0 है कि नहीं? अच्छा, अब आप चेक करो, एक मॉलिक्यूल में Fe+2 से +3 ऑक्सीडेशन, ऑक्जिलेट में कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडेशन। एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल के एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब एक मॉलिक्यूल के दो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखो, ऐसी सिचुएशन में एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे उस मॉलिक्यूल का? तो जैसे आपने पहले निकाला था बस वैसे ही निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो, एन फैक्टर ऑफ AXBY, ठीक है? क्या कैसे लिखते थे, एटॉमिसिटी P माइनस Q, ऐसे ही तो करते थे, एटॉमिसिटी P माइनस Q। अब बस आपको प्लस करके और लिख देना है Y, इसके नीचे कितना है Y, एटॉमिसिटी R माइनस S। मान लो 2 की जगह 3 हो तो एक और प्लस करके लिख दो। क्लियर है? डिट्टो वही करना है। बच्चों ने कहा नहीं सर एक बार करके भी दिखाइए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसी क्या बात है, चलो अब इसको करो। तो देखो, हमें चाहिए एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जिलेट, एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जिलेट, एटॉमिसिटी 2 - 3, एटॉमिसिटी 2, 3 - 4, 1 + 2, एन फैक्टर कितना आ गया 3, एटॉमिसिटी 2 - 3, एटॉमिसिटी 3 - 4, तो फेरस ऑक्जिलेट का एन फैक्टर कितना आया 3। बच्चों ने कहा सर एक एग्जाम्पल और दो। एक एग्जाम्पल अच्छा थोड़ी लगता है कॉपी में लिखना कि बस एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नहीं? बुरा भी तो लगेगा कॉपी को, तो चलो उसको भी बुरा ना लगे इसलिए हम लोग एक और छाप देते हैं। ये देखिए, अब फिर वही बात आई कि ब्रेक कैसे करें, तो जो सिखाया है वो करो। पहले क्या करोगे, निगेटिव आयन को दिखाओगे। अब जैसे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कॉपर कैसा है, तो सल्फाइड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, अब 2 कॉपर के ऊपर +2 है
तो पर कॉपर क्या होगा, +1 होगा। भाई 2 कॉपर है ना, तो यदि ये -2 है तो इनके ऊपर क्या होगा, +2 होगा। 2 एटम पे +2, तो एक एटम पे +1, तो इसका मतलब ये ऐसे ब्रेक हो रहा होगा। तो देखो ये +1, ये +2, ये 0। नहीं, 1 मिनट रुक जाना, ये गलत लिखा है, ये रिडॉक्स बन गई। +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन, है ना, ये तो रिडॉक्स बन गया। तो इसको जरा सेट करते हैं, कुछ अभी कर देते हैं, बिल्कुल आप परेशान ना हो। देखिए ये देखो आया जादू, अब करो। +1 से +2, -2 से 0, 2 एटम हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब किसी ने कहा भाई इसका एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर ऑफ CuS, तो कैसे निकालोगे, एटॉमिसिटी 2 -1 -2, एटॉमिसिटी -2 -0, टोटल कितना आया 2 + 2 4। सही है, समझ पा रहे हो, स्पीड तेज तो नहीं है, आराम से चल रहा है सब कुछ। चलो, तो ये बात समझ में आ गई कैसे किया, क्लियर है कि नहीं, कर लोगे। एक तो ना ये पीछे वाले बच्चे बहुत बदमाश हैं, इशारे करके बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन और दो। मैं सोच रहा था यार आगे बढ़ जाऊं, मगर क्या बताऊं, मानते ही नहीं है यार, है ना, अच्छा लगता नहीं है कि मान लो बच्चे ने कहा है क्वेश्चन न दो तो चलो इस बात पे इसका एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर ऑफ, देखो किसी तरह का दोष आप हमें मत दीजिए, अभी इसको मोटिवेट करेंगे। इसका आंसर बताओ, Fe2S का एन फैक्टर बताइए। पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है। हाँ बेटे, हाँ हाँ, जो इसके पैरेलल में रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसके पैरेलल में रिडक्शन भी हुआ होगा, इसने लूज किया वो गेन कर रहा होगा। हम लोग इसको कट कर करके पढ़ा रहे हैं, रियलिटी में आधा प्रोसेस हो ही नहीं रहा होगा, है ना, रियलिटी में ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या तो ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन जरूर हो रहा होगा साइमल्टेनियस, मगर आधा कर करके पढ़ाया जा रहा है सिर्फ। हाँ भाई, तो आप लोगों ने कैसे निकाला, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकाली, कैसे निकाली, उसी तरह, ये सल्फाइड है -2, तो ये +2, और 2 Fe पर +2, तो पर Fe पे +1, सही है ना, यदि ये सही है तो फिर आगे तो कर ही लोगे, ठीक है। ये देखो, अब एन फैक्टर कैसे निकलेगा, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, तो कट्टम काट खिल गया, 8 आ गया, कर लोगे इस टाइप का। अच्छा, बच्चों ने कहा सर इस टाइप का तो कर लेंगे, तो मैंने कहा फिर बच्चों ने कहा इस टाइप का नहीं कर पाएंगे। ओ, क्वेश्चन अब एक साथ ही करा रहा हूं, पहले ये वाला भी पढ़ा दूं फिर क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो, एन फैक्टर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यदि मान लो कोई रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, उसको बताता हूं। तो देखिए,
कैसे निकालते हैं सारे बच्चे ध्यान दें। तो कोई एक रिएक्शन लिखते हैं, जो आप लोग कहो Br2 Br निगेटिव BrO3 निगेटिव। देखिए क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, चेक करो है कि नहीं है। सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन। अब वो कह रहा है Br2 का एन फैक्टर निकालो। तो देखो डिट्टो जो आपको पढ़ाया गया वैसे ही करो, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर निकाल दो, रिडक्शन का एन फैक्टर निकाल दो। कैसे निकालना है, जो पढ़ाया है, एक ही बात पढ़ाई है, एटॉमिसिटी मॉड P माइनस क्यू, चिपका देते हैं। देखो ये क्या है, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब इसका निकालो, तो कैसे हुआ, एटॉमिसिटी 0 -1 2, क्लियर है। अच्छा इसका निकालिए, एटॉमिसिटी 10, निकल आया। ऑक्सीडेशन का अलग एन फैक्टर निकला है, रिडक्शन का अलग एन फैक्टर निकला है। इतना हो गया। इतना करने में अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना हम लगातार करते आए हैं। अब इसके आगे का स्टेप गौर समझिए, एन फैक्टर ऑफ Br2। अब गौर से देखिए, इनका मल्टीप्लाई और फिर इन्हीं का सम, जो ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर निकाला, जो रिडक्शन का एन फैक्टर निकाला, इनका मल्टीप्लाई इन्हीं का सम। तो ये कितना आ गया, 5 से उड़ा दो, 5/3। तो एन फैक्टर ऑफ Br2 क्या आया, 5/3। तो आपको बस इतना और करना है, बाकी तो ये हम अभी तक कर ही रहे थे। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एन फैक्टर आया उनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय उनका सम, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एन फैक्टर आया उनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय उनका सम। ये देखो बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है सर। एक क्वेश्चन मैं भी करूंगा, मैंने कहा यार तुम भी कर लो यार, दुखी क्यों हो रहे हो, है कि नहीं भाई। तो ये लो, अब H2O2 का एन फैक्टर हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसके ऊपर कितना है, -1, इस पर क्या है, -2, इस पर क्या है, 0। सही है। अच्छा ये क्या है, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब एन फैक्टर निकालो, रिडक्शन का कितना हुआ, 2 -1 +2, 2। अच्छा 2 -1 0 2। तो मैंने कहा भाई एन फैक्टर ऑफ H2O2, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का सम। सही है, समझ पा रहे हो, क्लियर है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा देखो बच्चों, एक इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, जितने भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उनका एन फैक्टर ऐसे ही निकलेगा। बच्चों ने कहा सर दोनों क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है ना, ये तो चीटिंग हो गई ना, कि क्वेश्चन आप कर रहे हो, पेपर हमें देने जाना है, क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये कैसा होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है, क्या ऐसे होता है, वही तो बात है। तो भी तो बच्चा गुस्सा कर रहा है कि ऐसा नहीं है, अभी हम फैल जाएंगे, रोने धोने लगेंगे। तो मैंने कहा भाई तुम इसका कर दो। अब बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4, ऑप्शन m/21, m/15, m/11, सही है, करो फिर।
बी डी 0 -3 +1, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन। सही है। अब करना क्या है, तो देखो भाई, ये इसका निकालो, 4 0 +3 12, इसका निकालिए 4 0 -1 4, तो क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई, इनका सम, तो ये कितना होता है 4, मेरा 3 आ रहा है, आपका 48/16 कैसे आ रहा है? अच्छा, सही है ना? हाँ, मतलब सही निकाला है ना मैंने, गलत तो नहीं किया है ना? बस तुमने कह दिया तो बस ठीक है। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 3, तो नन ऑफ दीज हो गया। क्लियर है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, बच्चों ने कहा क्या सर छोटी छोटी चीज पढ़ा रहे हो? हाँ जिद वाल लो भाई, रुक जाइए। अच्छा, छाप डालो, छाप रहे हो ना? हाँ, इसका कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला ये पूछ रहे हो ना? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सही कह रहे हो आप चाहो तो लिख दो। ये बच्ची कह रही सर ये क्या ऐसे बनेगा? मैंने कहा हाँ, ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट ब्रेक होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे लिख दो। अब यार देखो यार बच्चों, अब बच्चों ने कहा सर प्रिंटेड क्वेश्चन दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा लो भाई, देखने में अच्छा लगता है इनको, लो करो। कल क्वेश्चन नहीं कराए थे, है ना, मतलब टाइम हो गया था, तो आज और कल के मिला के कुछ क्वेश्चन। इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ N2H2O3 using K2Cr2O7 by idiometry, the equivalent weight of K2Cr2O7, मीडियम चाहे जैसा हो, K2Cr2O7 हमेशा किस में जाएगा? क्रोनियम +3। मैंने बताया था कि वो रिएक्शन याद रखना, 4-6 लिखी थी, ध्यान है? तो क्रोनियम K2Cr2O7 हमेशा किस में जाता है? +3 में जाता है। तो यार वो कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन इसका इक्विवेलेंट वेट लगाओ, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर, ये +6 है, तो 2 6 -3, सही है कि नहीं? कहां है? K2Cr2O7 एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में Cr+3 में जाता है। और कल मैंने जो रिएक्शन लिखाई थी, मैंने कहा था ये जरूर याद रखना, यही घूम फिर के बार बार यूज होती है। अब ये देखो यार, तुमने कहा सर ऐसा है, मजा नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन और दो आप, तो मैंने कहा लो भाई इसको करो। वो तो टाइट्रेशन के नाम है, तो जब वहां टाइट्रेशन आएंगे तो नाम भी बता देंगे। तो टाइट्रेशन के नाम आइडियोमेट्री, ईडियोमेट्री, तो दोनों टेस्ट में थोड़ा अलग है, सब में होनी रिडॉक्स ही होती है। तो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 is half of its molecular weight when it converted to, वो कह रहा है कि यार MnSO4 को किसमें कन्वर्ट किया जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट का आधा है। तो बताओ एन फैक्टर कितना निकल रहा है? 2, क्योंकि नीचे क्या होता है? एन फैक्टर होता है। इसका मतलब किसमें कन्वर्जन किया जाए कि एन फैक्टर 2 आए, यही तो हुआ। वो तो लैंग्वेज है वो। हाँ, वो क्या कह रहा है कि यार MnSO4 को किसमें कन्वर्ट करोगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 मॉलिक्यूलर वेट का आधा है। इससे ये पता चल रहा है कि वो आपको बता रहा है कि एन फैक्टर 2 है। तो बताओ किसमें कन्वर्ट किया जाए कि एन फैक्टर 2 आए? तो चेक कर लेते हैं, देखो हम लोग चेक कर लेते हैं। भाई को लिखा पहले,
आपकी तरह टैलेंटेड तो हूं नहीं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब ये +2 है, अब ये कितना हुआ, +3, तो 1 2 -3 1 आएगा, आंसर 2 लाना है, तो भाई गलत हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, है ना। 1 2 -7 5 आया, तो भी गलत है, 2 लाना है। इसको चेक कर लेते हैं, 4 1 2 -4 2 आया, और यहां पर भी आंसर 2 है। इसका मतलब इसमें कन्वर्ट होगा, तब क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का आधा आएगा, क्योंकि एन फैक्टर 2 आएगा। क्लियर है ये बात। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दिया है, जैसे लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज का। अब इसको भी चेक कर लो, ये 6 है, तो आप समझ ही गए होगे। 1 2 -6 4, एन फैक्टर 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं आंसर होगा। कर लेंगे आप लोग, जिद किया तो मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, है कि नहीं। और हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग रखी है कि कितनी तरह की लैंग्वेज से पूछ सकता है। आप देखो काम एक ही कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन का सलूशन, दूसरे क्वेश्चन के सलूशन, तीसरे क्वेश्चन का सलूशन, सब में एक ही चीज करेंगे, मगर लैंग्वेज कैसी डिजाइन हो सकती है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए रिएक्शन। अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट डाल दिए। एक तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, इसका मतलब एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। दूसरा, आपको पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं पहचान पाओगे तो निकालोगे कैसे। तो 2 कॉन्सेप्ट यूज कर दिए। तो पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये पकड़ो। तो जो सेल्फ में रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याददाश्त सही है ना सबकी। तो सेल्फ में कौन रिडक्शन कर रहा है, ये 5 है, ये -2 है, ये 0 है। तो देखो 4 से 2 रिडक्शन, सॉरी 4 से 0, है ना, और -2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो हमें रिडक्शन चाहिए, जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करे, जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 निकालना है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट 32 और 32, एन फैक्टर, एटॉमिसिटी 1, 4 -0 4 16, ऐसा कहीं लिखा है बच्चे नो के सर आप पूछ डालो, सब बता देंगे हम। मैंने कहा लो भाई, कह रहे हो तो पूछ लेते, है कि नहीं। सही है, बताओ। एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज, इसमें से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन। तो यार इसमें सेम एटम के साथ तो हो नहीं रहा है, 7 2 -1 0, ये अच्छा करा चुका हूं, तो फिर ये आंसर है। आगे बढ़ जाते, ये वाला, ये लो एक और दे देते, ये कराया है तो करो। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन इज नॉट ऑब्जर्व। तो बताओ कौन सा आंसर है, करवा रखा तो ए सही है। देखिए बाकी सब में सेम एटम में हो रहा है, देखो 0 +4 -2, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन, ये रिडॉक्स है, है ना, और डिसप्रपोर्शनेशन भी है। वो कह रहा नहीं, -1 -2 0, अभी एन फैक्टर में कराया था, ये डिसप्रपोर्शनेशन भी है, रिडॉक्स भी है, +1 +2 0, सेम एटम का रिडक्शन, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, डिसप्रपोर्शनेशन भी है, रिडॉक्स भी है, -3 +3 +1,
इस एटम का ऑक्सीडेशन, इस एटम का रिडक्शन। मैंने आपको लिखाया है जहां डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ाया है, उसी एटम का ऑक्सीडेशन, उसी एटम का रिडक्शन, ये पढ़ाया है ना। तो यार ये उसी एटम का तो नहीं है, ये नाइट्रोजन अलग है, ये नाइट्रोजन अलग है, तो ये गलत है। ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या है ए। बच्चे कह रहे हैं सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया है, ये तो नहीं कराया है ना। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा लिखा है, करा रखा है हा? अच्छा, मन की आंखों से देखो। चलो है, ये आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मगर उसके ऊपर मत जाइए। क्वेश्चन इजी है, करने में टफ है, और लैंग्वेज टफ है, और जो पढ़ाया उसी से होगा। बस आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना, बस आपको तगड़ा पढ़ना है, मतलब पढ़ते समय उसको फील करना है कि वो कह क्या रहा है, बस करो। ये आईआईटी मेंस में आ चुका है, मगर मेरा मानना है कि आप में भी आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 मोल ऑफ N2O4, देखना अब बिना पेन चलाए सॉल्व करना है, मगर कॉन्सेप्चुअल बहुत हाई है। 1 मोल ऑफ N2O4 lost 10 mole of electron to form a new compound Y. N2O4 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जितनी ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की यहां है उससे ज्यादा आएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, तो यदि यहां -2 है तो यहां जो भी आएगी ज्यादा आएगी ना। तो ये भाई साहब तो अपने आप गलत हो गए है। वो कुछ नहीं, उसने ताम झाम फैला रखा है, भोकाल काट रखा है, मगर उसने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बस उस भोकाल को समझना है। और उस भोकाल को समझने के लिए मैंने 10 बार ये बात बोली है। अब जरा बताओ, गौर सुनना, 1 मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उसको क्या कहते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उसको क्या कहते हैं। एन फैक्टर की डिफिनीशन बताई थी मैंने, कहा तो तुम फार्मूला याद करके मत बैठना, बिल्कुल कोर डिफिनीशन का क्वेश्चन आएगा तो तुम जिस क्वेश्चन में तुम फंसोगे समझ लेना वो कोर डिफिनीशन का क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, 1 मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब एन फैक्टर भी दे रखा है इसका है। देखो कोर डिफिनीशन लिखी हुई है। अब तुम्हें तो फार्मूला या कॉन्सेप्ट डिफिनीशन, मैंने कहा था जो तुम क्वेश्चन फंसोगे समझ लेना वो डिफिनीशन का क्वेश्चन है। आ गया, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आई। अब आगे पढ़ लेते हैं। Assume that all nitrogen appears in the new compound. जितने नाइट्रोजन, जैसे 2 नाइट्रोजन एटम है तो सारे के सारे दोनों नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर हैं। What is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in the oxidation state of hydrogen. जेई में क्वेश्चन आता है, साफ साफ लिख के देगा उसने, देखो साफ बता दिया कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे कोई कंफ्यूजन ना है। अब इतनी सी बात है, कर देते हैं यार। अब देखो एन फैक्टर दिया है, इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जरा बताना क्या तुम नहीं कर पाओगे। एन फैक्टर इक्वल टू एटॉमिसिटी P माइनस Q, इतना सा तो फार्मूला लगाना अपने को। तो देखो एन फैक्टर, एटॉमिसिटी, अब हिट एंड ट्रायल से वैल्यू डाल लो। कौन सी वैल्यू डालें कि आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एक्स की क्या वैल्यू डालें कि आंसर 5 आना चाहिए, दोनों बराबर होगा ना, एलएचएस एलएचएस। 5 डालोगे तो 7 आ जाएगा ना, गलत। 3 डालोगे तो -3 -2 5 बराबर आ गया। 1 डालोगे 3 आएगा, बराबर नहीं है, बस हो गया। लो यार है, मगर लैंग्वेज टफ है और डिफिनीशन कोर डिफिनीशन लिखी है। बच्चों को ये नहीं समझ आता ये 10 का करेंगे क्या,
वो साफ साफ सबको लिख के दे रहा है। मैंने आपको कहा था कि डिफिनीशन को अच्छे से याद रखो, जो क्वेश्चन में फंस जाओ समझ जाना डिफिनीशन लगी है, क्योंकि डिफिनीशन थोड़ी कोई याद करता है। समझ पाए कैसे कर दिया? अच्छा, अब तुम परेशान कर रहे हो तो अगली हेडिंग पे चलते हैं। ये देखो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा देखिए, एन फैक्टर के अभी 2 रूल और भी बाकी हैं, मगर वो नीट में आते नहीं है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर निकालना या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, बुकों में खूब दिया है, मगर यदि नीट के पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पीछे दोनों केस पूछे गए हैं, जैसे फेरस ऑक्जिलेट का पूछ रखा है पीवाईक्यू में। फिर मैंने एक स्टेप ऊपर पढ़ के डिस्प्रपोर्शनेशन का भी करा दिया कि मान लो पूछ ले तो कर पाओ। इसके ऊपर अभी 2 केस और हैं जो आपको सीएसडी दिया है, तो आप देखना उसके ब्रैकेट में मैंने एडवांस लिख रखा है कि भाई इसको नीट वाले बच्चे ना टच करें, ये जेई के एडवांस में यूज होता है, मेंस में भी यूज नहीं होता है। कि अभी 2 और केस हैं एन फैक्टर निकालने के, कि ये सिचुएशन हो तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, ये सिचुएशन हो तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, मगर वो आपके सिलेबस में नहीं है, उनके क्वेश्चन नहीं आते। डिस्प्रपोर्शनेशन का तो आता नहीं है, बुकों में दिया है। बुकों में क्यों आने और ना आने से मतलब थोड़ी है, खटाखट खटाखट कट पेस्ट मारते रहो, मगर पेपर में आज तक नहीं आया है। मगर हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के चलना पड़ता है कि मान लो आ जाए। और आ क्यों जाए? क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपके सिलेबस में लिखी है, टाइप ऑफ रिडॉक्स में पढ़ाया है ना, तो टाइप ऑफ रिडॉक्स में डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ाया, इसलिए पूछ सकता है, इसलिए हो सकता है भाई पूछ ले। क्यों? क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन भी लिखी है और उसके एग्जाम्पल भी लिखे, तो उसका एन फैक्टर भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हमने बैकग्राउंड बना दिया कि उसको सारा पढ़ा दिया है कि जैसे बच्चा कर पाए। मगर इसके 2 और जो केस है वो ना एनसीईआरटी में कहीं लिखे हैं और ना नीट में आज तक पूछे गए हैं, ना जेई में, जेई मेंस में भी नहीं, एडवांस में हाँ मगर खूब पूछे गए वो। तो एडवांस वाला तो क्वेश्चन ही ऐसा देता है कि आराम से बैठ के पलथी मार के अपना 15-20 मिनट करो। हाँ देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग से क्वेश्चन आएगा। अब करना कैसे होगा? एक तो रास्ता वही है जो अपना स्कूल वाला है, ये लिखो वो करो ये करो, 10-12 स्टेप करो। एक क्या है? देखते ही बैलेंस करना। तो देखते ही बैलेंस करना कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? गौर से समझिएगा, सिंपल सा है बहुत, देखते ही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तुम कहोगे अरे यार इतना करना था, फालतू में हम परेशान थे। देखो ये एक रिएक्शन है, मैं रूल भी बताता जाऊंगा और बैलेंस भी करता जाऊंगा, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको। अब क्वेश्चन में ये है कि बैलेंसिंग बताओ, कोफिशिएंट बताओ, तो हमने कहा ठीक है। अब देखो कैसे करना होता है। सबसे पहला स्टेप, सेलेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लो, तो ये 7 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 7 से 2 क्या है? ये रिडक्शन, और +3 से ये ऑक्सीडेशन। मिल गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, एन फैक्टर निकाल लो, कैलकुलेट एन फैक्टर। तो एन फैक्टर निकालना तो आपको पहले ही सिखा दिया है और आप सभी बच्चों को पता है कैसे निकाला जाता है। तो एन फैक्टर निकाल लो भाई। तो इसका क्या आएगा? रिडक्शन वाले का 1, 7 -2 5। किसी को ये तो दिक्कत नहीं है सर ने कैसे निकाल दिया, क्योंकि अब मैं बता नहीं रहा, सीधा लिख देता हूं। कर तो पा रहा हूं ना कैसे लिख रहा हूं? तो फिर इस पे आ जाओ, 2 सही है, यहां तक सही है, किसी कोई टेंशन तो नहीं है? समझ पा रहे हो? हाँ भाई उधर येलो, समझ पा रहे हो? अरे कुछ इधर भी देख लो यार, इतनी मुश्किल में सुबह नहाना पड़ता है यार, अब फिर भी तुम मोबाइल में लगे पड़े हो यार। वही कह रहा हूँ, है इधर भी देख लो यार, केमिस्ट्री चल रही है, रूखा सूखा सब्जेक्ट थोड़ी चल रहा है, फिर भी क्या बात है यार, वही कह रहे हैं।
तो चलो देखें, ये आया 5, ये आया 2, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर लिया और एन फैक्टर निकाल लिए। ये काम हम लोगों ने कर ही रखे हैं, खुदों से काम है, छोटे से काम है, तुमने निपटा दिया, बस खत्म हो गया, बैलेंसिंग हो गई। कैसे? गौर सुनो, जो इसका एन फैक्टर निकला है वो इसका कॉफिशिएंट, जो इसका एन फैक्टर है वो इसका कॉफिशिएंट, बस काम खत्म। इसका एन फैक्टर कितना निकला है? 5, इसका कितना निकला है? 2, तो इसका निकला है 2, वो इसका कॉफिशिएंट हो गया। ये बैलेंस रिएक्शन का कॉफिशिएंट है। इसका कितना निकला है? 5, वो भाई का कॉफिशिएंट हो गया। बस खत्म हो गया है, देखो, बस और क्या। अब जरा देखो क्या करना है, बचे हुए एटम बुरा मानेंगे कि हमको कुछ कह ही नहीं रहे हो, तो उनको भी कर देते हैं कुछ। जो अदर एटम है, अदर एटम, उनको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लो। उनको क्या करो, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लो। तो कर लेते हैं, सारे एटम को हीट एंड ट्रायल मेथड से अब बैलेंस कर लेते हैं। देखो Mn कितने हैं? 2, 2। कार्बन कितने हैं? 10, 10 का Mn2, Mn2, कार्बन 10, कार्बन 10। अब बचे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में बैलेंस करने होते हैं। कैसे करने वो भी बता देता हूं। देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सबसे लास्ट में बैलेंस करोगे। कैसे करना है? देखिए, यदि मीडियम एसिडिक है, मीडियम क्या है? एसिडिक, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर चिपकाओ, सॉरी एचायन चिपकाओ, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर चिपकाओ। यदि मीडियम बेसिक है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OHN। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाला, दोनों के एन फैक्टर निकाल लिए, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट। एटम को हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लिया। हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करने के बाद अब हमें चेक करना है कि रिएक्शन किस मीडियम की है, क्योंकि ये लगाना है। तो यदि रिएक्टेंट में एसिड है तो वो एसिड मीडियम की ही होगी, बेसिक मीडियम कर ही नहीं सकते हो, नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और हमें यहां इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो यदि रिएक्टेंट में एसिड पड़ा है तो एसिडिक मीडियम, रिएक्टेंट में बेस पड़ा है तो बेस मीडियम, रिएक्टेंट में एसिड और बेस नहीं है तो वो लिख के देगा, तो वो लिख के देगा। ठीक है, क्या रिएक्टेंट में एसिड पड़ा है तो वो अपने आप एसिडिक मीडियम है, दूसरा मीडियम ले ही नहीं सकते हो। रिएक्टेंट में बेस पड़ा है तो अपने आप बेसिक मीडियम है, दूसरा मीडियम ले ही नहीं सकते हो। अब एसिड और बेस नहीं है तो दोनों मीडियम पॉसिबल है, तब वो मीडियम लिख देता है। रिएक्टेंट में एसिड पड़ा है, ऑक्जेलिक एसिड, तो अपने आप एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन वाटर से बैलेंस होगा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 4 दूनी 8, 5 चौको 20, तो 8 और 20 28 ऑक्सीजन है, 10 दूनी 20, इधर 8 कम है तो 8 वाटर लगा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस करो, 16, इधर 0, तो 16 HN लगा दो। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन किससे बैलेंस होंगे? इससे। अब चेक करो, Mn2, Mn2, कार्बन 10, कार्बन 10, ऑक्सीजन 28, ऑक्सीजन 28, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 16। चेक कर लीजिए। अब देखो ये लीस्ट नंबर में है या नहीं, क्या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 से, 2 से नहीं, बस ये लीस्ट नंबर में, बस आंसर आ गया, खत्म हो गई। तो हमें क्या काम करना है? कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना हमारे बाएं हाथ का खेल है, छोटा सा काम। एन फैक्टर, सिंपल ऑक्सीडेशन सिंपल रिडक्शन का एन फैक्टर निकालना सिखा ही रखा है। अब इसकी टोपी उसके सर तो कर ही लेते हो तुम, है ना, कि इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, बस हो गई बात।
हिट एंड ट्रायल मेथड हम बचपन से सीख रहे थे, चिपका दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ पाए क्या किया? तो आपने यदि अच्छे से देखो तो इतना काम एक्स्ट्रा किया है कि इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट बना दिया, इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट बना दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना हम जानते ही थे, उनके एन फैक्टर निकालना हम जानते ही थे, हम बस एक स्टेप और बढ़ गए कि इसके एन फैक्टर को इसका कॉफिशिएंट बना दिया, इसके एन फैक्टर को इसका कॉफिशिएंट बना दिया, और बाकी हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लिया। मीडियम एसिडिक है तो ये, मीडियम बेसिक है तो ये, है कि नहीं? अब आपके अंदर से आ रहा होगा सर एक क्वेश्चन दो, हम करके देखेंगे कि आप सही बोल भी रहे हो कि नहीं, है कि नहीं? तो नहीं नहीं, बच्चों ने कहा है तो मुझे देना पड़ेगा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, छाप लो, छाप लो, है ना? तो इस पर क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस करने में कुछ करना नहीं। हाँ, यहां तक पहुंच नहीं रहा, कल नहीं शुरू होगा, परसों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो के बाद एटॉमिक, पता नहीं। देखो, हाँ नहीं, इसके बाद तुम्हारे साथ रहेंगे यार, घूमेंगे चल के, ऐसी क्या बात है। पार्टी एजुकेशनल पार्टी मिलेगी, टेंशन ना लो, पूरे 12 घंटे की दूंगा मस्त एकदम। ठीक है, हाँ, आराम से बैठ के 12 घंटे एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हाँ, तैयार रहना। हाँ, पीडीएफ, एक मिनट, पीडीएफ मिलेगा कह रहे हो? हाँ हाँ, पीडीएफ पहले दे देंगे, जैसे आप लोग मतलब देख लो उसको, समझ लो, है ना, फिर करेंगे बैठ के दोनों लोग। हाँ हाँ यार, वो टाइप कर रहा है, एक्चुअल में गलती क्या हो गई, जो जिसमें पीपीटी बनाते हैं ना, मैंने उसमें क्वेश्चन टाइप किए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एडिट करना इजी होता है, उसमें कई टूल होते हैं, तो मैंने उसमें कर दिए। अब मैंने सोचा कि इससे कट पेस्ट मार के डॉक फाइल में कन्वर्ट कर देगा, तो उसका मैसेज आ रहा है कि सर वो कट पेस्ट नहीं होगा, टाइप करना पड़ेगा। तो अब वो सारे क्वेश्चन टाइप कर रहा है, तो एक दो दिन में कर देगा, एक पार्ट पीडीएफ का आ जाएगा एक दो दिन में। अब पढ़ लो यार, फिर हम बताएंगे, टाइम ना बर्बाद करो मेरा। हाँ, अरे मुझे नहीं है पता है, याददाश्त गई, पहले पढ़ा दूं, नहीं तो तुम लोग क्या है ना, इसी में टाइम पास करा दोगे मेरा। हम्म, हाँ, आदत है ना सामने देख के पढ़ने की, तो वही सामने बैठ जाएगा नीचे। करो भाई, बैलेंस करो सब लोग। अब देखो, एसिड है तो मीडियम एसिडिक होगा, ठीक है, बैलेंस करो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये ए है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। करिए, बैलेंस करिए। अभी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, कराते जाएंगे, सेशन लेते जाएंगे, है ना। अभी थोड़ा सा पहले यहाँ का हो जाए, और आपको क्वेश्चन करने का टाइम दूंगा, प्रॉपर दूंगा सब कुछ। हाँ भाई, 6, 3, -2, 0, एन फैक्टर आया 6, एन फैक्टर आया 2, तो इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट, तो भाई 2। हाँ, कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया है, उस दिमाग में मैं थोड़ा सेट कर दूं कि कभी कभी इस तरह की गलतियां हो जाएंगी। अब देखो, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब बैलेंस ही नहीं करेंगे, कहेंगे कॉफिशिएंट मिल तो गया, एक की वैल्यू पूछ रहे हो, एक का मिल गया बस, अब हम क्यों करें?
मगर क्या है, लीस्ट करना पड़ता है, तो हो सकता है लीस्ट करने पर किसी नंबर से डिवीजन लग जाए, है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, लिखा। अब मैंने जो सिखाया है वो किया। हिट एंड ट्रायल मेथड से अदर एटम को बैलेंस कर लो, तो चालू किया। क्रोनियम 4, सल्फर 6, अब ऑक्सीजन 14, है ना, तो एसिडिक मीडियम है, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से। ओ हाँ बेटे, नहीं नहीं, सिर्फ एक साइड, दोनों साइड नहीं करोगे, मैंने बता रखा है। मैंने कहा है इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट बनेगा, इसके बारे में थोड़ी कुछ बोल रखा है। इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट बनेगा, बस सिर्फ दो कॉफिशिएंट आएंगे और कोई कॉफिशिएंट नहीं आएगा, बाकी सब हिट एंड ट्रायल से बैलेंस होगा। अच्छा देखो, क्रोनियम 4 4, सल्फर 6 6, ऑक्सीजन 14, तो यार 14 चिपका दिए। हाइड्रोजन 28, 12, 12 में 28 कम करो कितना होता है, 16, 16 HN। ठीक है, अब क्या कोई नंबर है जिससे कट सकता है, 2। हाँ, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था जैसे क्या हो कि मैं टॉपिक भी डिस्कस कर पाऊं और जो गड़बड़ होती है जो जो उसमें वो भी बता पाऊं। और ठीक है, अब ये बैलेंस है, तो कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, 1, तो ये गलती हो सकती है। तो आप क्या है, कभी आपका सही आएगा कभी गलत आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना, उतने से ही क्वेश्चन मत छोड़ देना कि अच्छा इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर 2 है तो इसका कॉफिशिएंट 2 आएगा, ए की वैल्यू 2, बस चलो आगे। मीडियम, ये क्या लिखा है, H2S, H2S का नाम बताओ, एसिड होता है, H2S का H डिसोसिएट होता है ना, डिसोसिएट है तो एसिड है, और एसिड है तो मीडियम क्या लोगे, एसिडिक, है ना। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन किससे बैलेंस है, वाटर से, हाइड्रोजन किससे बैलेंस है, HN से। आंसर आ गया, टिक कर दो। बात समझ पाए कैसे करना है। अब तुमने कहा नहीं सर, प्रिंटेड क्वेश्चन जो होता है वो सुकून देता है, तो आपको सुकून दिला देता हूं, इसको सॉल्व करो। XYZ पूछ रहा है, करिए, आंसर निकालिए। हाँ बेटा, ए ये देखो बैलेंस है, मैच कर लो, ठीक है। तो देखो MnO4 निगेटिव का कॉफिशिएंट 2 है, ऑक्जिलेट आयन का 5 है, और H आयन का 16 है ना। इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका 5 है, इसका 16 है। अब देखो ऐसा कहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप ये कह रहे हो कि ये आंसर आ गया तो इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो, मगर ये कैसे पता चलेगा कि अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 है तो यूनिक नंबर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो बात समझ गए, बैलेंस कैसे करोगे, कर लोगे।
कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा सबका बैलेंस, तो आगे बढ़े। आपने कहा तो हम बढ़ गए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इस पर फोकस है कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, किस तरह से करना है। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बताता हूं। ये एक नंबर है, जैसे मोल नंबर है, जैसे मोल है ना, बिल्कुल उसी तरह के। जैसे मोल एक नंबर है, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर होता है। कैसा नंबर होता है अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक मोल नंबर है, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर है। मोल को हम कैसे निकालते हैं, मोल को निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक नंबर है जिसको हम लोग निकालते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से, ऐसे। ये भी एक नंबर है जो कैसे निकाला जाता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। वो कैसे निकाला जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, है कि नहीं। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर है। अब ये दोनों ही नंबर है, तो तुम्हारा मन कर रहा होगा इन नंबरों के बीच में आपस में क्या कोई रिलेशन है, तो चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो देखो क्या होता है। यदि इसको मैं ऐसा लिखूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू डाल दी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर ऊपर चला गया तो ये ऐसे लिख गया, है। अब ये क्या है जरा पढ़ के सुनाओ, मोल है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोल। जिसका मोल रखोगे उसी के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, और जिसका मोल रखोगे उसी का एन फैक्टर रखोगे, जिसका मोल रखोगे उसी का एन फैक्टर रखोगे, उसी के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, ठीक है। जिसका मोल रखोगे उसी का एन फैक्टर रखोगे, उसी के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। एच आयन के मोल रखे, एच आयन का एन फैक्टर रखोगे, एच आयन के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। वाटर का मोल रखोगे, वाटर का एन फैक्टर रखोगे, वाटर के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। तो जिसका मोल रखोगे उसी के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है सर। तो हमारे दिमाग में आया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक नंबर है, जिस तरह से मोल एक नंबर है। मोल को निकालने का तरीका है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या फिर एन फैक्टर इनटू मोल। हम हमेशा ये फार्मूला यूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल को हम बचपन से जानते हैं, मतलब आप कम से कम 5 से 6 साल से जानते हो। 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, अब ड्रॉपर में हो। 9th में मोल नहीं है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, 3 साल से जानते हो, 10th में है, हाँ चलो कोई बात नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट से तो ज्यादा जानते हो ना, तो बस इतना बहुत है। तो देखो मोल निकालना हमें आ गया, मोल निकालना हमें खूब आता है, हर चैप्टर में निकाले, बस एन फैक्टर मारते ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट, मोल में एन फैक्टर मारते ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट। तो हमें ये निकालना आसान आता है, ये टफ है। क्यों, इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने किसी चैप्टर में अभी तक नहीं सीखा। बताओ कोई चैप्टर, हम तो लास्ट में खड़े ना, इसके बाद 2 चैप्टर बाकी है। तो इसका मतलब इस चैप्टर का यूज किसी चैप्टर में आया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने इसको सीखा ही नहीं है, तो एक चैप्टर में यूज होना है। तो यार इसका मतलब हम इससे कम फैमिलियर होंगे, इसको कम कैलकुलेट किया होगा, इसके कम क्वेश्चन लगाए होंगे। जो चीज कम करोगे उसकी प्रैक्टिस हाई नहीं है तो एरर के चांसेस ज्यादा है।
तो इसी वजह से मैं इस पे फोकस ही नहीं कर रहा, इस पे फोकस कर रहा हूं कि मोल निकाला करो, एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मारो, अपने आप ग्राम इक्विवेलेंट बन गया। मोल कैसे निकालोगे? तो मोल हर एक से निकालना जानते हो। नंबर फेंकेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, मास फेंकेंगे तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम फेंक देंगे तो 22.4 से डिवाइड कर दोगे, कंसंट्रेशन फेंका तो m/v मार दिया। तो मोल तो तुम सबसे बना लेते हो, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा आ गया। अब इसके बाद जरा देखो नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मैंने आपको ना मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई है ना लिक्विड सोल्यूशन में पढ़ाई है, मतलब ऐसे ही बता दी मगर डिटेल कभी नहीं दी। आज डिटेल देते हैं, क्यों? क्योंकि मोलरिटी नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए जितना चैप्टर अभी पढ़ाया ना उतना चैप्टर पढ़ाना पड़ता है। एन फैक्टर नहीं निकलेगा तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा, और एन फैक्टर कब निकलेगा? जब ऑक्सीडेशन नंबर आती हो। तो इस चैप्टर में पढ़ाया यही है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाई है, एन फैक्टर निकालना पढ़ाया है। तो नॉर्मलिटी को अच्छे से समझाने के लिए इतनी चीजें पहले समझानी चाहिए, इसी वजह से वहां मैं नहीं पढ़ाता। अब देखो नॉर्मलिटी है क्या, बहुत सिंपल सी बात है। मोलरिटी क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के होते हैं वो होती है मोलरिटी, है कि नहीं? 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें 2 मोल यूरिया पड़ा है, तो मोलरिटी ऑफ यूरिया बताओ 2। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल है वो मोलरिटी है, तो 1 लीटर में कितना सॉल्यूट पड़ा है? 2, तो मोलरिटी 2 है कि नहीं? अब मोल को हटाओ, ग्राम इक्विवेलेंट को लगा दो, बस। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट पड़े हैं सॉल्यूट के तो वो नॉर्मलिटी है, दोनों नंबर ही है। मगर यदि 1 लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा है तो नॉर्मलिटी, 1 लीटर में मोल पड़ा है तो मोलरिटी। तो 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होते हैं उनके नंबर को नॉर्मलिटी कहते हैं। जैसे किसी ने कहा 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट यूरिया पड़ा है तो नॉर्मलिटी कितनी है? 2। सिंपल सी बात है। 1 लीटर में 2 मोल यूरिया पड़ा है तो मोलरिटी कितनी है? 2। मोल के नंबर 1 लीटर में मोलरिटी बताते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के नंबर 1 लीटर में नॉर्मलिटी बताते हैं। तो नॉर्मलिटी की डिफिनीशन क्या हुई? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी ने कहा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? जैसे मोल नंबर है वैसे ही वो भी एक नंबर है, वो भी एक नंबर है। ठीक है, काउंट कैसे किया जाता है बता दिया है। तो किसी ने पूछा, मैंने चिपका दिया कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पड़े हैं उनके नंबर को नॉर्मलिटी कहते हैं। 1 लीटर में जितने मोल पड़े हैं उनके नंबर को मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट पड़े हैं उनके नंबर को नॉर्मलिटी कहते हैं। तो फार्मूला बताओ, तो डिट्टो सेम फार्मूला चलेगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आ गया। मान लो किसी को वॉल्यूम ऑफ, मानेगा नहीं है, नहीं नहीं आ जाएगा, तो तुम्हारे सर रहते रहते आदतें तो उसकी भी खराब हुई है ना। हाँ आगे तो देखो, तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक्चुअली मक्कारी करने नहीं थी भाई ने, मैं सोच रहा था थोड़ा सा कर लूं यार, कट पेस्ट मार दूं, उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है, मेहनत करो। मैंने कहा कर देते हैं भाई। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यदि ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई लग जाएगा। ऐसे डिट्टो सेम चीजें लिखूंगा, बस मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट डालते चले जाओ।
मोल की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डालते चले जाओ और कुछ नहीं करना है। अच्छा देखो, ये हमारा एक फार्मूला हुआ। अब इसी जगह पे मैंने एक और चीज की, गौर सुनिए। यदि मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा, N इंटू वी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसी का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करो, उसकी नॉर्मेलिटी और उसके वैल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो N इंटू वी इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। मोलरिटी इंटू वैल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो मोलरिटी आएगी, मतलब नंबर ऑफ मोल आएंगे। दोनों में इतना ही तो डिफरेंस चल रहा है। तो मोलरिटी इंटू वैल्यूम का मल्टीप्लाई किया तो मोल आएगा, ये हम लोगों ने खूब कर रखा है। मगर नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ये देखो, है कि नहीं। तो हमें सिर्फ दो फार्मूले पे फोकस रखना है, एक जो ये वाला है और एक जो ये वाला है। मान लो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी है तो चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, मगर ठीक है। तो दो फार्मूले पे फोकस रखना है। यदि डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी है और हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूम का मल्टीप्लाई मार देंगे, N इंटू बी। किसके ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, जिसकी नॉर्मेलिटी दी होगी। जैसे वहां किसके मोल आते थे, जिसका कंसंट्रेशन दिया होता था। तो यहां पर भी वही है, रूल सेम है कि जिसका कंसंट्रेशन दिया होगा उसी के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट का दिया होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फार्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम। नॉर्मेलिटी को वैल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, एक लीटर में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पड़े हैं उनके नंबर को नॉर्मेलिटी कहते हैं, है ना, कि एक लीटर में कितने सॉल्यूट पड़े हैं। फार्मूला क्या होता है ये, बच्चों ने कहा ठीक है यार सर और बताइए। मैंने कहा और बताते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दो कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या लिखा है, मोल अपॉन वैल्यूम, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैल्यूम। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा, देखना डरना नहीं, खेल हो रहा है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या डाल दूं, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर, है पीछे भी पढ़ाया है। तो बस खेल हो गया। देखो, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना ही तो डिफरेंस था दोनों में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दिया, मोल इंटू एन फैक्टर। अब ये क्या बन गया, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मतलब मोलैरिटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मार दो तो नॉर्मेलिटी बन जाती है। तो रिलेशन आ गया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मारोगे नॉर्मेलिटी बन जाएगा, मोल में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मारोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, यहां पे सही चल रहा है। बच्चों ने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप जिद करोगे तो क्वेश्चन वोश्चन देना पड़ जाता है। तो देखो, मैंने कहा यार ये दिया है, अभी कैलकुलेशन को समझाने, मतलब कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं। 0.3 m H3PO4 है। मैंने कहा जरा इसकी आप नॉर्मेलिटी बताओ। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। H3PO4 क्या है, एसिड। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 3। तो एन फैक्टर कितना है, 3। तो 0.9 n सिंबलाइजेशन। अब इसकी यूनिट क्या होती है, पीछे यूनिट भी लिख देता हूं, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो देखो, ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, और ये क्या है, वैल्यूम। तो इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट
अपॉन लीटर। जैसे मोल पर लीटर थी तो ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो गई, ठीक है कि नहीं। और निकाला कैसे, ऐसे कर लोगे, मोलरिटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मारा तो क्या जाएगी, नॉर्मलिटी। क्लियर है। अच्छा, जिद कर रहे हो तो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा, फिर यही क्वेश्चन है। देखो, डरना नहीं। अब देखना, नॉर्मलिटी ऑफ एच आयन बताओ। ऑप्शन, बताइए। उसी क्वेश्चन को मैंने फिर से दे दिया है, मगर इस बार मालिक्यूल की मोलरिटी दी है और नॉर्मलिटी पूछी जा रही है किसी आयन की, है कि नहीं। खेल यहां पे है। तो खेल यहां पे, तो उससे हमें क्या मतलब है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट भाई जिसकी मोलरिटी रखोगे उसी का एन फैक्टर रखोगे उसी की नॉर्मलिटी आएगी, यही तो है। जिसकी मोलरिटी रखोगे उसी का एन फैक्टर रखोगे उसी की नॉर्मलिटी आएगी। तो भाई तुम हाइड्रोजन की नॉर्मलिटी पूछ रहे हो तो हाइड्रोजन आयन का एन फैक्टर रखो, हाइड्रोजन की मोलरिटी रखो। अपना कॉन्सेप्ट तो फिक्स है। मालिक्यूल की मोलरिटी पूछी, सॉरी मालिक्यूल की नॉर्मलिटी पूछी तो मालिक्यूल की कंसंट्रेशन रखा, मतलब मोलरिटी रखी, मालिक्यूल का एन फैक्टर रखा। अब आप आयन की मोलरिटी नॉर्मलिटी पूछ रहे हो तो आयन का एन फैक्टर आयन की है। तो देखो, हाइड्रोजन का एन फैक्टर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का, किसी भी आयन का एन फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज। यहां पे जरूरत पड़ेगी तो भी यहां लिख देता हूं, हाँ जगह नहीं है। देखो, एन फैक्टर ऑफ आयंस, कैसा भी आयन हो, आयन का एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑफ आयन। गौर से देखना मैंने लिखा क्या है, कंफ्यूज मत होना। चार्ज ऑफ आयन मतलब टोटल चार्ज नहीं है, सिर्फ चार्ज ऑफ आयन, कि तुम टोटल चार्ज काउंट करके लिखो। चार्ज ऑफ आयन, उस आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है ना। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, एन फैक्टर जो होता है निगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है। ये देखो, तो किसी आयन के ऊपर का एन फैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, किसी भी आयन के ऊपर का एन फैक्टर क्या है, उसके ऊपर जो चार्ज है, उसके ऊपर जो चार्ज है। तो यहां पर वो तुम्हें घुमा सकता है कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन देकर नॉर्मलिटी आयन की पूछ रहा है। अब तुम जो जो उसमें एन फैक्टर इसका डाल दोगे, है यहीं पे खेल होगा। तो आपने क्या किया, नॉर्मलिटी निकालो। अब इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी कैसे निकाली जाएगी, तो एच आयन की मोलरिटी कैसे निकाली जाएगी, किसी आयन की मोलरिटी निकालना मैंने सिखाया है, कैसे निकालते हैं, उसकी एटॉमिसिटी इनटू मोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सिखाया, मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया है, दो दो तीन तीन चैप्टरों में ये यूज किया है। तो कितनी आई, ये आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करो। वो तो इत्तेफाक की बात है कि एन फैक्टर क्या है, 1 है, इसलिए तुम गलत भी करोगे तो भी आंसर सही आ रहा होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने गलती कर रखी है। यही फास्फेट आयन की पूछूं तो अलग आ सकती है। हाँ, एन, अच्छा, हाँ यार, यहां पे एन क्लियर है। हाँ हाँ, अब जरा देखो, इतनी बात सही है। अब यार यहां पे एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, वापस आता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, नॉर्मलिटी ऑफ
constituents ions। अब जरा गौर से कॉन्सेप्ट सुनिएगा, सबसे ज्यादा गलती बच्चों से यहीं पे होती है। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, चलो नॉर्मल मॉलिक्यूल लेके चलता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0.1 m, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब ये किसकी मोलरिटी दी है? मॉलिक्यूल की। क्लियर? अब मैंने कहा मोलरिटी ऑफ एल्युमिनियम आयन बताओ, मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन बताओ। तो अभी तक हम कैसे निकालते थे? ये इंटू ये, है ना, और ये इंटू ये। भाई एटॉमिसिटी इंटू मोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे ही तो निकालते थे। तो किसी बच्चे को टेंशन तो नहीं है कि ये सर कैसे कर रहे हैं? यार यही तो हम करके आए हैं 2-2 3-3 चैप्टरों में। मैं दोनों को इसलिए लिख रहा हूं जैसे दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता रहे, नहीं तो आधा यहां लिखा होगा आधा वहां लिखा होगा, तो डिफरेंस देख नहीं पाओगे और गलती कर दोगे। है मोलरिटी में ऐसे करते हैं। अब देखो यदि नॉर्मलिटी होगी तो कैसे करोगे, गौर समझिए। यदि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, क्योंकि जोश में ये काम जरूर करोगे तुम। अब जरा देखो, डरना नहीं भाई, तुम समझ लो अभी रोगे। देखो सही है, नॉर्मेलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नॉर्मेलिटी ऑफ आयन आपस में हमेशा बराबर होते हैं, उनमें कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं होता है। देखो इसमें कॉफिशिएंट का इसका मल्टीप्लाई हुआ है एटॉमिसिटी का, इसमें देखो नहीं हुआ है। जो ये है वही आयन की है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा नंबर है जो हमेशा बराबर रहता है। मोल बराबर नहीं रहते हैं। जैसे आप इसको पढ़ते हो कि 2 मोल एल्युमिनियम से 3 मोल सल्फेट रिएक्शन कर रहे हैं, और यदि इसको ग्राम इक्विवेलेंट में पढ़ना हो तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम के रिएक्शन कर रहे हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट के रिएक्शन कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहते हैं, इसी वजह से यहां पर एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। जरा ध्यान रखिएगा कि पता चला आप जो जो उसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करके बैठे हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला काम आपने बहुत कर रखा है, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में कर रखा है, मोल कॉन्सेप्ट में कर रखा है, ठीक है, स्टैइक्योमेट्री में कर रखा है, लिक्विड सोल्यूशन में कर रखा है, काइनेटिक्स में यदि जरूरत पड़ी तो वहां पर भी किया है। तो तुम्हें ये बहुत बार किया है, तो ये तुम्हारे दिमाग में बसा है। ये तुम सिर्फ एक बार करोगे आज, तो फ्यूचर में भूलोगे भी। तो तुम क्या करोगे, उसी तरह से इसको निकाल दोगे कि अच्छा इसकी पूछ रहा है 2 × 0.2, 3 × 0.1, मगर आयन की नॉर्मलिटी, उसके मॉलिक्यूल की नॉर्मलिटी आपस में बराबर रहती है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अभी इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अभी इसी के आगे हेडिंग है, उसी में ये बात बताऊंगा, किसी से नहीं। वहां मोलरिटी दी थी, ये देखो, देखो कंफ्यूजन आ रहा है, बताता हूं। ये मोलरिटी दी थी, नॉर्मलिटी बनानी थी। आप चेक करो, यहां पे मोलरिटी दी थी, नॉर्मलिटी बनानी थी। यहां डायरेक्ट नॉर्मलिटी, वो किधर किया है, इधर, हाँ, यहां डायरेक्ट नॉर्मलिटी दी है, नॉर्मलिटी बनानी है। तो जब नॉर्मलिटी से नॉर्मलिटी में जा रहे हैं तो एन फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि पहले से नॉर्मलिटी बना है। मोलरिटी से नॉर्मलिटी बनाना है तो एन फैक्टर के मल्टीप्लाई की जरूरत है ना। तो देखो जरा, और कॉन्सेप्ट ये है, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको लिख देता हूं, नॉर्मलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होगी
ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन, सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, जो उसके आयन है उनकी नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा गलत करते हैं बच्चे कि मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल की नॉर्मेलिटी दी, आयन की नॉर्मेलिटी पूछ ली, तो तुरंत वो मल्टीप्लाई मार देगा। बात समझ रहे हो कैसे करना है? दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि जब मोलरिटी में चलते हो तो क्या हो रहा होता है, नॉर्मेलिटी में चलते हो तो क्या हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला तो आप जानते हो, हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली यूज किया है। ये वाला ध्यान रखिएगा कि नॉर्मेलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होती है नॉर्मेलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन, मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है उनकी नॉर्मेलिटी आपस में बराबर होगी। हाँ बेटे, एक मिनट वो क्वेश्चन पे पहुंच जाए, कहां चला गया? हाँ देख लेते हैं, है ना? कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कंफर्म? उधर देखो किया है ना? हाँ और पूछो, कोई नहीं, पूछो, डाउट पूछो। बस ठीक है, देखो डाउट हो पूछो, क्योंकि इस जगह डाउट आते हैं, हम लोग को इतने साल में यही पता चलता है हाँ बच्चा फंसता कहाँ है। ठीक है, हाँ फिर छापना तो है, ये मान लो। क्लियर है? एक मिनट तुम लोग यार शांत रहा करो, उच्चर में क्या है ना, मेरे कान खराब है। खराब नहीं है, वो एज का इफेक्ट है। बुढ़ापे में जब 60-70 साल के हो जाओ तो कान काम कम करते हैं। हाँ, बायो में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं नहीं, आपने गलत समझा है, 1 नहीं है, कुछ भी हो। अच्छा, इनकी बराबर क्यों हो जाता है उसका रीजन ना, हाँ वो मैं बता देता हूं। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा नंबर है जो हमेशा सबका बराबर होता है। मोल एक ऐसा नंबर है जो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? मगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा नंबर है जो हमेशा बराबर होगा। अब देखो, ना समझ में आए तो बच्चे गुस्सा करके बोतल वार कर देते हैं, कौन था जो बोतल फेंक फेंक के मार रहा है? तो जरा देखो, बात समझ पाए कि डिफरेंस क्या है, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा नंबर है जो सबका बराबर होगा आपस में हमेशा। हाँ वो भी बता देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो, इतनी बात, अब तुम्हारे क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए रोक लेता हूं, अभी 2 मिनट बाद उसका आंसर अपने आप दूंगा। ये ठीक है? कर लोगे सब लोग? तुमने कहा ऐसा थोड़ी होता है सर, एक क्वेश्चन दोगे तब हम मानेंगे कि हम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे पता चला ना कर पाए वहां पे? तो मैंने कहा बात तो सही कह रहा है यार बच्चा, बच्चों की बातों में क्या है, दम है, तो इसलिए पूछ लेना चाहिए एक क्वेश्चन। देखे मक्कारी हो पाएगी? हो पाएगी। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। ऑप्शन 0.1 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, 0.3 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल। बताओ। तो देखो, नॉर्मेलिटी लिखा है, आयन की पूछ रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो मॉलिक्यूल की वही आयन की, है ना? ठीक है, अब जरा देखो, एक इस बच्ची का आधा क्वेश्चन का जवाब दिया है, आधा रोक रखा है, तो अभी देते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख ले, कोई चीज बची तो नहीं है। देखो, तो नॉर्मेलिटी में आपको डिफिनीशन बता दी, फार्मूला बता दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का कॉन्सेप्ट बता दिया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे,
मोल इंटू एन फैक्टर, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। दोनों में रिलेशन भी बता दिया कि इन दोनों के रिलेशन कैसे होते हैं। फिर मैंने आयन के लिए भी बता दिया, मगर अभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किया है नॉर्मेलिटी निकालने का, बुरा लग रहा होगा, तो इसके लिए एक क्वेश्चन भी करते हैं। क्या कह रहा है खुद, अरे भाई मरो हरो नहीं, एकलौती जिंदगी मिली है। लगता है वो क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा क्या, नहीं यार इतने सारे क्वेश्चन है मगर वो वाला क्वेश्चन नहीं है, लिख देता हूं। चलो भाई अब आप लोग करो। देखिए 6.9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml water. Calculate normality of H2SO4 solution. A, B, C, D। बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाएंगे। अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू, तो भाई देखो जिसकी नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। तो अब देखो दो तरह से करके दिखाता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही है कि नहीं। अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। H2SO4 का एन फैक्टर दो एसिडिक हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 98 डिवाइडेड बाय 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई आएगा, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया 0.1, तो ये आया 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। कौन, एक बार मैं भी देख लूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो ये आपने ऐसे किया, सही है कि नहीं है, गलत है। अच्छा गलत, बच्चे कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो क्या करें, 0.1 इंटू 2 इंटू, आप सही है। तो कितना आ गया, तुम इतना जोश में क्यों आते इसका मतलब इसने गलत किया, इसका मतलब इसने गलत कर रखा है। हाँ अच्छा हाँ ये बात है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो आंसर आ गया, क्लियर है। अब देखो किसी बच्चे का मन है कि सर नॉर्मेलिटी यार एक चैप्टर में आपने पढ़ाई है छोटी सी जगह पे, हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, आप इसकी मोलरिटी निकाल दो। मोल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज हम लोग खूब निकाल चुके हैं, सही है कि नहीं। मोल कैसे निकाला,
मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल ये। अब नॉर्मेलिटी वाला फार्मूला लगा दो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। अब इसमें क्या है, इसमें हमें नॉर्मेलिटी निकालनी नहीं पड़ी, हमें टेंशन लेनी नहीं पड़ी, हमें मोलरिटी निकालनी पड़ी जो हम हजारों बार निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना पड़ा, मोलरिटी जो हम हजारों बार निकाल चुके हैं। समझ पा रहे हो ना? तो यदि आपको डर लगे कि नहीं यार नॉर्मेलिटी कैसे निकालें, तो आप डायरेक्ट मोलरिटी निकालो, एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मारो। सही है, कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो यार, अब बात करते हैं, अब आपका क्वेश्चन का जवाब भी आएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की। हाँ बस इस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, नहीं नहीं अभी है, 2 लाइनें लिखनी, मतलब इसको पढ़ा चुका हूं मगर इस हेडिंग के नीचे पढ़ा दूं जैसे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये हेडिंग भी करा दी है। देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, जो बात मैंने अभी पीछे बोली थी उसी को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, उस बच्चे का भी क्वेश्चन भी है, यहां सब सॉल्व हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं इसको पढ़ के सुनाओ तो आप क्या पढ़ाते हो, N1 मोल A के रिएक्शन कर रहा है N2 मोल B से और N3 मोल C फॉर्म हो रहा है, मोल अलग अलग है? आप यही तो कहते हो। अच्छा, मैंने कहा यार जरा मोल अपॉन कॉफिशिएंट लिखो, तो आपने बताया था कि मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, बताया था कि नहीं, स्टोइकियोमेट्री में पढ़ाया है। सही है, अब देखना, अब सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी को कहा जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपस में बराबर है तो इस पूरे रेशियो को कहा गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। बस क्या है, देखने का नजरिया चेंज किया है, ये बात तो आप पहले ही जानते थे। नंबर ऑफ, हमने तो बहुत कुछ बताया है मगर तुम सारी बातें कहाँ याद रखते हो, नहीं तो आज मेडिकल कॉलेज के अंदर ना बैठे होते। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। तो आप कह रहे थे ना कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता क्यों है, क्योंकि वो ये चीज होती है और ये हम पहले से बराबर करके आए, यहां पर उसको एक नया नॉमेनक्लेचर दे दिया गया है, ये और ये। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी बराबर कर सकते हो। यदि कोई रिएक्शन लिखी है तो ऐसे लिख सकते हो, मान लो कोई कंपाउंड लिखा हो, जैसे ये देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल लिखा है AX/BY, तो आप ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। मोल में नहीं लिख सकते हो, यदि किसी कंपाउंड के अंदर एटम है तो उनके भी ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे, ये देखो, और कोई रिएक्शन है तो भी उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। अब बात आई कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, यही होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट किसी के डिकम्पोज होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, मोल नहीं। मोल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आपको भी पता है कि मोल सबके अलग लगाएंगे मगर मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो हमेशा फिक्स आता है। तो ये मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो का ही नाम रखा गया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा आप रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट के प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वेट कर सकते हो। और यदि मान लो कोई इकलौता कंपाउंड है तो उनके एटम के भी आपस में बराबर कर सकते हो, यदि कहीं जरूरत कभी पड़ जाए वो भी बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ऐसे करके ये होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। तो अब हम लोगों को जो करना है वो कल करेंगे,
अब हमें टाइट्रेशन KMnO4 K2Cr2O7 के टाइट्रेशन और उन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो कल 1 घंटे हम लोग ये काम करेंगे और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? किसमें? अच्छा, हाँ तो कराएंगे, करा देंगे। बात समझ पा रहे हो? ये समझ गए? इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग कह रहे हो कि छोड़ दो, तो कल ये हम लोगों का चैप्टर खत्म होगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ये मान के चलो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 चैप्टर फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स और खुद इलेक्ट्रो। लगेगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स भी, मगर जो कुछ भी लगेगा आपको पढ़ा के लगाएंगे, आपको आप समझ में आएगा। मगर आप लोग हाँ चीजें रिवाइज तो आपको करनी चाहिए, तो रिवाइज करके आइएगा, है ना? वैसे मैं बता दूंगा, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी कर लो तो अच्छा ही है। और सब लोग पढ़ाई करते रहो।